तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। एलेक्स मैकलेडेस की मशहूर थ्रिलर द साइलेंट पेशेंट सच कहूं तो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री से कहीं बढ़कर है। अगर हम इसके मुख्य किरदार एलिसिया बेरेंसन की पूरी कहानी को महज एक फिक्शन ना मानकर एक क्लिनिकल केस स्टडी की तरह देखें तो मनोविज्ञान और कहानी की बनावट से जुड़े ऐसे ऐसे रहस्य खुलते हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। आज हम इसी टूटे हुए दिमाग की गहराइयों और लेखक की चतुराई को डिकोड करने वाले हैं। आज की हमारी इस चर्चा का खाका कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम इस शांत कातिल के मामले को समझेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी के क्लिनिकल निदान पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि असल में ये लक्षण कैसे काम करते हैं। फिर इस ट्रॉमा यानी आघात की असली जड़ों तक जाएंगे और अंत में उस चौंकाने वाले टाइमलाइन ट्विस्ट को खोलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक शांत कातिल का रहस्य। ये खौफनाक घटना ही इस पूरी कहानी की नींव है। जरा सोचिए, एक बेहद मशहूर और होनहार पेंटर अपने ही पति को गोली मार देती है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो पूरी तरह से खामोश हो जाती है। कोई सफाई नहीं, कोई बयान नहीं। ये पूर्ण खामोशी कोई आम बात नहीं है, और यही वो वजह है जो इस मामले को एक साधारण जेल की काल कोठरी से निकालकर द ग्रोव नाम के एक मनोरोग अस्पताल तक ले जाती है। ये खामोशी महज एक जिद नहीं है, ये एक बहुत ही चरम मानसिक स्थिति का संकेत है। इस बात का अंदाजा क्लिनिकल डायरेक्टर लाजरस डायोमीडीज के इस स्पष्ट ऑब्जर्वेशन से लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एलिशिया न सिर्फ बोलने से मना करती है, बल्कि वो किसी की तरफ नजर उठाकर देखती तक नहीं है। बाहरी दुनिया से खुद को इस कदर पूरी तरह से अलग कर लेना एक बहुत ही गहरी मानसिक उथल-पुथल की तरफ इशारा करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और इस खामोशी के पीछे के विज्ञान यानी कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी को समझते हैं। अगर हम कार्लसन और रुज़ेक जैसे विशेषज्ञों के शोध को आधार माने तो कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी कोई रातों रात होने वाली परेशानी नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर क्लिनिकल विकार है। ये तब पैदा होता है जब कोई इंसान लंबे समय तक बार बार किसी भारी आघात या दर्दनाक घटनाओं से गुजरता है। इसी परिभाषा के चश्मे से अगर हम एलिशिया की कहानी को देखें तो ये साफ हो जाता है कि हम केवल एक अपराधी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्लिनिकल मनोविज्ञान के एक बेहद गंभीर मामले को देख रहे हैं। स्रोत सामग्री में एलिशिया के अंदर इस बीमारी के कई स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। पुरानी दर्दनाक यादों का फ्लैशबैक बनकर वापस आना, खुद को लगातार कोसना या बुरा समझना, अचानक से आक्रामक हो जाना, बिना सोचे समझे आवेगी कदम उठाना, समाज से पूरी तरह कट जाना और रिश्तों को बनाए रखने में भारी संघर्ष करना। ये सारे लक्षण साबित करते हैं कि उसका ये बर्ताव केवल अपराध बोध नहीं है, बल्कि वो गहरे सदमे से गुजर रही एक मरीज है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि एक क्लिनिकल लक्षण उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे नजर आते हैं। सबसे पहले अगर हम सामाजिक अलगाव की बात करें तो एलिसिया ने सच में खुद को एक अदृश्य दीवार के पीछे कैद कर लिया है। अस्पताल में रहते हुए भी किसी भी तरह की थेरेपी में शामिल होने से उसका पूरी तरह इनकार कर देना इस बात का पक्का सबूत है। वो बाहरी दुनिया पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर पाती और अपनी ही बनाई हुई एक अलग थलग दुनिया में सिमट कर रह जाती है। अस्पताल में एक थेरेपिस्ट के साथ हुई उसकी मुलाकात इस बात को और पुख्ता करती है। थेरेपिस्ट उसके सामने खड़ा होकर लगातार बात कर रहा है, लेकिन एलिशा कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, न हाँ न ना, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता ही नहीं कि उसने कुछ सुना भी है। ये केवल बात न करने की जिद नहीं है, बल्कि ये रिश्तों को निभाने में असमर्थ होने का एक ऐसा लक्षण है जहां संवाद या कम्युनिकेशन की हर एक खिड़की हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। इस बीमारी का एक और बहुत ही खतरनाक पहलू है आवेगी और आक्रामक व्यवहार। जब एलिशिया को अस्पताल लाया गया था तो उसने आत्महत्या की कोशिश की थी और खुद को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। जब इंसान के अंदर चल रहा ट्रॉमा नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अचानक हिंसक प्रतिक्रियाएं देने लगता है। अस्पताल के अंदर हुई एक घटना का ये विवरण रोंगटे खड़े कर देता है। जरा सोचिए, जंगली जानवर या खौफनाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल ये बताने के लिए काफी है कि उसकी आक्रामकता किस चरम तक पहुंच चुकी थी। अतीत के ट्रॉमा ने उसे इतना असुरक्षित कर दिया था कि उसके लिए खतरा और बचाव दोनों एक ही चीज बन गए थे। हिंसक व्यवहार के साथ साथ एक बहुत ही खामोश लेकिन घातक आंतरिक लक्षण भी होता है, खुद के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। ऐसा ट्रॉमा इंसान के अंदर ये बात गहराई तक बिठा देता है कि वो मूल रूप से ही बुरा है, उसका कोई मोल नहीं है। एलिसिया को भी यही लगता है कि वो दूसरों के लिए, यहां तक कि अपने भविष्य तक के लिए खतरनाक है। ये सब उन्हीं अनसुलझे आघातों का सीधा नतीजा है। इस बात को हम एलिसिया की डायरी के पन्नों से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं।
वो लिखती है कि उसे बच्चे पैदा करने से डर लगता है क्योंकि उसे खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसे ये खौफ सताता रहता है कि जिस तरह से उसके अपनों ने उसे नुकसान पहुंचाया, कहीं वो भी अनजाने में अपने बच्चों के साथ वैसा ही ना कर दे। ये क्लिनिकल मनोविज्ञान के नज़रिए से नेगेटिव सेल्फ व्यू का बहुत ही सटीक और दिल तोड़ देने वाला उदाहरण है। चलिए अब चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस भयानक ट्रॉमा की जड़ें कहाँ से शुरू होती हैं। एलिशिया के जीवन में दर्दनाक घटनाओं की मानो एक पूरी श्रृंखला रही है। सब कुछ बचपन में हुई एक भयानक कार दुर्घटना से शुरू हुआ, जिसमें उसने अपनी मां को खो दिया लेकिन खुद बच गई। उसके बाद पिता द्वारा लगातार किया गया मौखिक और मानसिक दुर्व्यवहार, फिर रिश्तेदार मैक्स द्वारा किया गया यौन उत्पीड़न और अंत में उसके सबसे करीबी इंसान, उसके पति गैब्रियल का वो आखिरी धोखा। इन सब घटनाओं ने मिलकर उसके मनोवैज्ञानिक ढांचे को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। लेकिन इन सब में जो सबसे गहरा घाव था, जिसे हम कोर वुंड कह सकते हैं, वो बचपन में ही लग गया था। जब एक पिता जो बच्चे का रक्षक होता है वही अपनी बेटी की मौत की कामना कर बैठे, तो स्रोत सामग्री में इसे साइकिक इन्फेंटिसाइड या मानसिक शिशु हत्या कहा गया है। ये वो पल था जब एलिशिया शारीरिक रूप से तो जिंदा रही, लेकिन मानसिक रूप से उसे वहीं मार दिया गया था। और ये रहे वो खौफनाक शब्द। उसके पिता वर्नन रोस ने अपनी पत्नी की मौत का शोक मनाते हुए कहा कि एलिशिया को उसकी जगह मर जाना चाहिए था। जरा सोचिए, एक छोटे से बच्चे के दिमाग पर इन कठोर शब्दों का क्या असर हुआ होगा। हत्या की उस रात से बहुत पहले ही एलिशिया का मन इन शब्दों के जहर से पूरी तरह नष्ट हो चुका था। बचपन का वो दबा हुआ आघात कभी खत्म नहीं हुआ था। वो बस एक ज्वालामुखी की तरह फटने का इंतजार कर रहा था, और ये तब फटा जब बड़े होने पर उसे एक के बाद एक धोखे मिले। बहनोई द्वारा यौन उत्पीड़न और फिर अपने ही पति गैब्रियल की बेवफाई का पता चलना, ये वो आखिरी ट्रिगर्स थे जिन्होंने इस ज्वालामुखी को फोड़ दिया और एलिशिया को पूरी तरह से मानसिक पतन की ओर ढकेल दिया। और अब हमारे विश्लेषण का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, टाइमलाइन का वो मास्टर स्ट्रोक ट्विस्ट। जब हम इस कहानी को पढ़ते या सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ एक ही समय पर चल रहा है, लेकिन असल में यहाँ लेखक ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला है। यहाँ दो अलग अलग टाइमलाइन एक साथ चल रही हैं। थियो का अपनी पत्नी के अफेयर से जूझना दरअसल हत्या से महीनों पहले की बात है। वहीं एलिशिया का अस्पताल में होना और थियो का उसका नया थेरेपिस्ट बनकर आना, ये सब हत्या के सालों बाद की घटना है। अतीत को वर्तमान की तरह पेश करके लेखक ने जो नैरेटिव डिसेप्शन या धोखा रचा है वो वाकई कमाल है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और कंपात देने वाला रहस्य खुलता है। थियो, जो पूरी कहानी में एक बहुत ही सुलझा हुआ मददगार चिकित्सक लग रहा था, दरअसल वही वो नकाबपोश घुसपैठिया है जिसके बारे में एलिशिया ने अपनी डायरी में लिखा था, क्योंकि गैब्रियल का अफेयर असल में थियो की ही पत्नी के साथ था। एक ही इंसान के इन दो बिल्कुल विपरीत चेहरों को जोड़कर लेखक ने एक ऐसा ट्विस्ट तैयार किया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। इस कहानी के सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स को समझना बेहद जरूरी है। जब थियो घुसपैठिया बनकर घर में घुसता है तो वो गैब्रियल को एक विकल्प देता है, या तो तुम अपनी जान बचा लो या फिर एलिशिया की, और गैब्रियल अपनी जान चुन लेता है। एलिशिया के लिए ये महज एक पति का स्वार्थ नहीं था, ये बिल्कुल उसके पिता के उन्हीं शब्दों की पुनरावृत्ति थी जिन्होंने कहा था कि एलिशिया को मर जाना चाहिए था। इस एक धोखे ने उसके बचपन के उस मूल घाव को इतनी बुरी तरह कुरेदा कि एक होनहार इंसान एक खामोश कातिल में तब्दील हो गई। और अंत में ये विश्लेषण हम सभी को एक बेहद गहरे और बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर बचपन में कहे गए किसी माता पिता के शब्द एक इंसान की मानसिक शिशुहत्या कर सकते हैं, तो क्या बड़े होने पर हम कभी वाकई अपने बचपन के उन भयानक आघातों से, उस काले साये से पूरी तरह बाहर निकल सकते हैं? या फिर क्या हमारा इतिहास, हमारे वो अनसुलझे घाव हमेशा खुद को दोहराने के लिए ही बने हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। द साइलेंट पेशेंट महज एक कहानी नहीं, बल्कि मानव मन की जटिलताओं का एक बहुत ही गहरा आईना है।